नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीता लोधी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th बोर्ड परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2023 विषय हिंदी लेकर के आए हैं। तो बच्चों, इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले देखेंगे क्या ऑप्शन क्वेश्चन। क्या देखना है हमें? ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे चूज़ द करेक्ट में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चिराग मैसर नहीं है। चिराग मैसर नहीं है, तो इसमें क्या है बताइए? चिराग मैसर नहीं है, शहर है, देश को है कि हर घर को है कि जनता को है? तो बताइए क्या आएगा? शहर को। क्या आएगा? शहर को। क्या आएगा? शहर को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार से क्वेश्चन आ गया है बच्चों। इसमें कोई आप आंसर बताएं इसमें। तो हमारा आंसर क्या होगा? दृष्टांत अलंकार। क्या होगा? दृष्टांत अलंकार। ठीक है बच्चों, अब है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह क्या है? तो सब्जी वाला है, गीतकार है, दुकानदार है कि अध्यापक है? तो क्या आएगा इसमें बच्चों? ये गलता लोहा में कहानी में गोपाल सिंह क्या है? दुकानदार है। क्या है? दुकानदार है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? अब तद्भव आपको मालूम है कि तद्भव क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, क्या चीज़ है तद्भव? तो तद्भव घर है, मैदान है, क्षेत्रफल है कि खेत है? तो क्षेत्र का तद्भव बताना है। तो क्षेत्र का तद्भव क्या होता है हमारा? क्षेत्र का तद्भव होता है हमारा खेत। क्या होता है? खेत। ठीक है बच्चों, क्या होता है? तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं। ठीक है, यानी परिवर्तन होकर के हिंदी में आए हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो देख लीजिएगा, ये कहाँ की है? मिथिला की है। कहाँ की है? मिथिला की है। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बायोडाटा की? बायोडाटा की भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल और सीधी होनी चाहिए। सरल और सीधी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सही सही उत्तर का चयन करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति दिया हुआ है, तो उसको शब्द दिए हुए रहते हैं, उसको हमको चूज़ करना होता है। मीराबाई के साहित्य की भाषा डैश डैश है। कैसी है? बुंदेली है, राजस्थानी क्या अवधी है? बताएं। तो राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी है। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुष्यंत कुमार के अनुसार डैश डैश में धूप लगती है। दुष्यंत कुमार के अनुसार किस में धूप लगती है? दरख्तों के साए में, पिता के साए में, माता के साए में? किसके साए में लगती है? तो दरख्तों के साए में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आंसर सब आपके ये पाठ्य से ही, सिलेबस से ही आया है क्वेश्चन, बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं है। अब संचारी भाव की संख्या होती है, डैश डैश होती, क्या होती है? कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या होती है 31 होती है, 32 होती है कि 33 होती है? तो कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग डैश डैश का है? डैश डैश का आंसर है शिव शंभू के चिट्ठे हैं, चिट्ठे और खत है कि पिता के चिट्ठे हैं? तो क्या आएगा इसमें बच्चों? शिव शंभू के चिट्ठे। क्या आएगा? शिव शंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, डैश डैश वाक्य कौन सा है? संदेहवाचक है, संकेतवाचक है कि विधिवाचक है? तो क्या बताया जाएगा इसमें बताइए? इसमें बताया जा रहा है वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? संदेहवाचक। ठीक है बच्चों,
परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो रेजानी पानी, पालर पानी की पातल पानी। जो सीधे बरसात से मिलता है पानी उसको हम क्या कहते हैं? पालर पानी। क्या कहते हैं? पालर पानी। ठीक है बच्चों। अब है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, तो जो प्राप्त कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फीडबैक कहेंगे। क्या कहेंगे? फीडबैक। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे चलिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ियों का सही मिलान कीजिए। सही जोड़ियों का सही मिलान करना है। इसमें कविता का गांधी, कविता का गांधी, संतन ढीग बैठी बैठी, ये एक साइड का हम स्तंभ बोल दे रहे हैं और दूसरे स्तंभ से मिलान करना है। तो बच्चों सिर्फ आप उसको देख लीजिएगा। कविता का गांधी हम किसको कहेंगे? यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र को कहेंगे। ठीक है बच्चों, किसको कहेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र को कहेंगे। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को कहेंगे। अब है संतन ढीग, समतन ढीग बैठी बैठी, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आ जाएगा इसमें तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, संतन ढीग बैठी बैठी में आएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या आ जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है बच्चों। अब है शेखर जोशी। शेखर जोशी ने क्या लिखा है? तो शेखर जोशी ने क्या लिखा है? गलता लोहा। गलता लोहा। शेखर जोशी ने क्या लिखा है? गलता लोहा। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? गलता लोहा। ठीक है। अब हाथ मलना का क्या अर्थ होता है? हाथ मलना, हाथ मलना बताइए। हाथ मलने का अर्थ होता है पश्चाताप करना। क्या होता है? पश्चाताप करना। पश्चाताप करना होता है। ठीक है बच्चों। अब है भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम क्या है? कहाँ पर होता है भरतनाट्यम? तो हमारा कहाँ होता है बताइए? तो तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों। अब है अनुस्मारक क्या है? अनुस्मारक क्या है? तो अनुस्मारक क्या है? हमारा स्मरण पत्र है। क्या है? स्मरण पत्र है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वाक्य में हमें क्या करना है? उत्तर देना है। चंपा क्या छुपा देती है? चंपा क्या छुपा देती है? तो अब हमको उत्तर देना है। कितने? एक वाक्य में उत्तर देना है। तो कवि का लिखने का पेन छुपा देती है। क्या छुपा देती है? तो कवि के लिखने का पेन। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? तो ओज गुण में वीर रस और रौद्र रस आता है। वीर रस, वीर और रौद्र, रौद्र, वीर रस और रौद्र रस। ठीक है बच्चों। भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। भारत मित्र, भारत मित्र का संपादक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है बच्चों, बाल मुकुंद, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है बच्चों, इनका भारत मित्र के संपादक है कौन? बाल मुकुंद गुप्त। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था बताओ, बताइए। तो सेक्रेटेरिएट के लान में। कहाँ पे गिरा था? सेक्रेटेरिएट के लान में गिरा था। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा है तो आप कॉपी पेन लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कहाँ पे गिरा था? तो सेक्रेटेरिएट,
नोट कर लिया आपने के लॉन में गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखना है। विज्ञापन लेखन में क्या ध्यान रखा जाता है उसको एक पॉइंट में लिखना है। तो विज्ञापन ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो, ये लिखना हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ में। आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम क्या है? आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम है पाखिर खाजा, पाखिर खाजा, खांजार पाखी। ठीक है, ये है इनकी क्या रचना का नाम। आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम है पाखिर खाजा, खाजार, खांजार पाखी, ये है। ठीक है, पैरों में, अब ये राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? तो पैरों में पंख बांधकर। क्या है? पैरों में पंख बांधकर। क्या है ये? इनकी रचना है, इनकी डायरी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ये है सत्य और असत्य। क्या है? सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य में देखना है हमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। पास जो है वो पंजाबी साहित्यकार है। दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है क्या? क्या ये बात सही है? तो दिस इज रॉन्ग। कैसा है? गलत है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। हाँ, सेकंड वाला क्या है? असत्य है। ठीक है, ठीक है। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया था। क्या ये बात सही है? तो यस, ये बात बिल्कुल ही सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं? नहीं, रॉन्ग। क्या है? फोर्थ वाला रॉन्ग है। ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ राष्ट्रभाषा दिया है तो ऑलरेडी गलत है। ठीक है बच्चों, गलत है, गलत है। ठीक है। हाँ, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो यस, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है। संचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बताइए क्या बात सही है? तो असत्य बात है, ये बिल्कुल ही गलत है। संचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केवल पूछा है, ये केवल दिया है, इसलिए ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा की कोई दो विशेषताएं लिखिए और कवियों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या दे दिया है आपको? क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन पेपर दे दिया है। यहाँ पे हमने ऑप्शन क्वेश्चन करवा दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन पेपर दे दिया है हमने। इसको देख लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद जो है हमने हल प्रश्न दिया है। क्या दिया है? हल प्रश्न। हाँ, यहाँ तक के जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिया है? निबंध दिया है। अब इसके बाद जो है हल प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा की कोई दो विशेषताएं बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें है निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं हैं। निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर के समान मानते थे। क्या मानते थे? गुरु को ईश्वर के समान मानते थे। दूसरा है कि इस धारा के कवियों ने रूढ़ी, छुआछूत, कुरीतियों पर प्रहार किया। तो बात बिल्कुल ही सही है कि छुआछूत को उन्होंने क्या किया? दूर किया या उस पर प्रहार किया, कुरीतियाँ, रूढ़ियों का पर चलते विरोध किया। इस धारा के कवियों ने अवधी, सदुक्कड़ी या मिश्रित भाषा अपनाई। दो कवि के नाम पूछा है तो कबीर और जायसी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है बच्चों, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अब उसी में अथवा है क्वेश्चन नंबर 6 का ही, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा गया है। अब इसका मैंने टाइम बता दीजिए। तो 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर मध्यकाल। ठीक है बच्चों, रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं और भक्ति काल को पूर्व
मध्यकाल कहते हैं। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। सामंतों और राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राजाश्रित थे। ये तो हमने जब आपको रीतिकाल पढ़ाया उसको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था। वे राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना इन्हें करना स्वाभाविक ही था। नायक नायिका भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, अतः मिश्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। ठीक है बच्चों, तो श्रृंगार काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना घर से तात्पर्य इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर जो है हम इसको बाद में दे देंगे, या फिर दूसरे वीडियो में जब हम देंगे स्टार्ट करेंगे तब हम वाला क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 7वां नंबर का। ठीक है बच्चों, 7वां नंबर का अथवा है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों होता है? तो चंपा का आंसर देख लीजिए, चंपा को किस बात पर अचरज हो रहा है, आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो निरक्षर चंपा वर्णों को भी नहीं पहचानती थी। निरक्षर थी, निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको निरक्षर कहते हैं। तो नहीं जानती थी वर्णों को। जब कवि लिखते पढ़ते समय अक्षरों को पढ़कर गाते और बोलते हैं तो चंपा को गहरा आश्चर्य होता है। जब कवि लिखते पढ़ते समय अक्षरों को पढ़कर गाते और बोलते हैं तो चंपा को गहरा आश्चर्य होता है। वह समझ नहीं पाती है कि कागज पर अंकित इन काले काले चिन्हों से ये ध्वनियाँ कहाँ से आती है और कवि उन्हें अपने स्वर में कैसे बोल लेते हैं। इस कारण वह कवि के मुख से निकलते स्वरों और कागज में छपे काले चिन्हों के मध्य संबंध को देखकर आश्चर्यचकित एवं विस्मित हो जाती है। इस प्रकार से चंपा को आश्चर्य होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य क्या है और मुक्तक काव्य क्या है? प्रबंध काव्य में छंदों का पूर्व पर संबंध होता है। इसमें छंदों का क्रम बदलना संभव नहीं है। किसमें? प्रबंध काव्य में। जबकि मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतः पूर्ण अर्थ होता है, ये किसी क्रम में से संचालित नहीं होते। रामचरितमानस, प्रिय प्रवाद से क्या है? हमारे प्रबंध काव्य है। बिहारी सस्सई, सूर सागर मुक्तक छंद के ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, ये है आपके प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन उसी में अथवा 8वां का, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर तो देख लेते हैं। इसमें महाकाव्य का जो है कलेवर विशाल होता है, बृहद होता है, जबकि खंड काव्य का आकार क्या होता है? सीमित होता है। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपकांकन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है या विवरण होता है। महाकाव्य में श्रृंगार रस, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक होता है, जबकि खंड काव्य में अनेक रस समग्र रूप से प्रभावमान रहते हैं। यह रस विशेष का चित्रण पूर्ण रूप से चित्रित होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि महाकाव्य में किन रसों में से एक रस को लिया जाता है, जबकि खंड काव्य में किसी भी एक को लिया जा सकता है, या आपको जो दिया है उसको देख लीजिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वक्रोक्ति अलंकार, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देना है उदाहरण सहित। तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देते हुए, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा क्वेश्चन पूछा है आपको, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद बताए हैं। परिभाषा हमने नहीं लिखा है, तो इसको हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार दिया हुआ है, तो यही अब परिभाषा हम लिख लेते हैं। श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, ये 2 भेद दिया है। ठीक है बच्चों, तो यदि आप श्लेष वक्रोक्ति की परिभाषा लिखते हैं
तो भी आपका वक्रोक्ति अलंकार के चल जाएगा काम। और नहीं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हमने ठीक से नहीं आ पाया है ये। ठीक है बच्चों, अच्छे से नहीं आ पाया है, यानी उसके भेद दे दिए हैं, उसके परिभाषा और उदाहरण को आप देख लीजिएगा जो भी आप बुक से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं दोहा छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोहा छंद के उदाहरण देना है, परिभाषा और उदाहरण देना है। तो दोहा छंद की परिभाषा तो आपको मालूम ही है कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है, 11-11 कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में तगण तथा जगण का होना जरूरी होता है। सम चरणों के अंत में तगण और जगण का होना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकी में अंतर, ये उदाहरण दिया था हमने, उदाहरण भी देख लेते हैं। ये है जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की छाई पर श्याम हरित दुति होए। तो ये क्या है, हमारा दोहा है। दोहा तो आप कोई भी लिख सकते हो, कबीरदास जी की भी कोई भी दोहे लिख सकते हो, बिहारी के दोहे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं कि जो ये दिया है वही लिखें। अब है नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक क्या है, दृश्य काव्य है। कि नाटक क्या है, दृश्य काव्य एक विस्तृत रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। दोनों ही दृश्य काव्य है, पर एक बृहद है, विस्तृत है, और एक लघु है। नाटक में कथा क्या होती है कि मेरे प्रमुख कथा के साथ गौड़ कथाएं भी होती है, जबकि एकांकी में एक ही कथा का अस्तित्व होता है। नाटक के अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक का आयोजन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसके अंतर को विशेष ध्यान रखिएगा। ये नाटक में और एकांकी में जब भी हम अंतर लिखते हैं कोई भी इसमें, तो अंतर में समानता नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक में यदि सीमित है तो एक में दूसरे में असीमित रहेगा, एक में कम है तो दूसरे में अधिक रहेगा। इस प्रकार से इनकी ऐसी तुलना हमको करना है, अंतर बताना है। नाटक में संकलन त्रय की एकता पर विशेष बल नहीं दिया जाता, जबकि एकांकी में संकलन त्रय क्या होता है, स्थान घटना और समय, इसको बोलते हैं संकलन त्रय पर विशेष बल दिया जाता है। स्थान घटना और समय, इसको संकलन त्रय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब है उसी नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर देख लेना है। रेखा चित्र और संस्मरण, तो संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है। संस्मरण क्या होता है, किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है, जबकि रेखा चित्र साधारण विषय पर आधारित होता है। संस्मरण में रचनाकार के वास्तविक अनुभव का समावेश होता है। क्या होता है इसमें, उसका वास्तविक अनुभव को हम क्या करते हैं, समावेश करते हैं। रेखा चित्र में कल्पना की रंगीनी से ओतप्रोत होता है। रेखा चित्र क्या होता है, कल्पना की रंगीनी से ओतप्रोत होता है, जबकि संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। जबकि रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली प्रयुक्त होती है। संस्मरण में भाषा अभिधामूलक होती है, रेखा चित्र में भाषा सांकेतिक होती है। रेखा चित्र में क्या होती है, भाषा सांकेतिक होती है। ठीक है बच्चों, तो एक खास पॉइंट आप याद रख लीजिए। 2 अंतर पूछा जाता है तो 2 ही लिखें, आप 4-5 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखना है इसको। रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, इसे लिखना है। ठीक है बच्चों, रजनी पटकथा हमें अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए प्रेरित करती है। किसके लिए प्रेरित करती है, अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए। समाज में उत्पन्न विसंगतियाँ, विद्रूपताओं का विधिपूर्वक निडरता निर्भीकता के साथ सामना करना तथा उसका हल निकालने के लिए प्रयत्नशील रहना, इस पटकथा से सीखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक साहसी निर्भीक लड़की के बारे में बताया कि संदेश क्या दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस उद्देश्य फिल्म फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? ठीक है, तो भूलों की जगह कुत्ता क्यों लाया गया है, इसे देखना है कि क्या बताया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो भूलो भूलो कुत्ते वाला दृश्य 2 भागों में फिल्माया गया था, जिसका कारण था पैसे समाप्त होना। 2 भागों में फिल्माया गया था। एक का क्या अर्थ हो रहा था कि पैसे समाप्त हो गए थे, और दूसरा का था रोशनी का कम होना। प्रथम अंश में क्या बताया गया? माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। पेट भर जाने पर अप्पू तीर कमान से भागता हुआ खेलता है। माँ अप्पू के पीछे थाली लेकर जाती है, तो भूलो कुत्ता भात खाने के लिए खड़ा हो जाता है। यानी अप्पू की माँ थाली लेके जाती है, तो भूलो कुत्ता भात खाने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। माँ बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है। इतना अंश पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया। 6 महीने बाद दूसरा अंश, यानी भूलो कुत्ते के बारे में इस प्रकार से फिल्माया गया। 6 महीने बाद दूसरा अंश चित्रित करना था, परंतु तब तक पहला कुत्ता मर गया। अतः भूलो जैसा ही बादामी शरीर व सफ़ेद पूँछ वाला दूसरा कुत्ता लाकर गमले में फेंका हुआ भात दूसरे कुत्ते ने खाया। इस प्रकार दूसरे कुत्ते ने अंश को पूरा किया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये ऐसा फिल्माया गया था, ये दृश्य यहाँ पे बताया गया था भूलो कुत्ते के बारे में। ठीक है बच्चों, तो उसको आप 1-2 बार रीड कर लीजिएगा तो आपसे अच्छे से बन जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार लिखना है। चरित्र सबसे बड़ा धन है। चरित्र, अब ये भाव पल्लवन है, भाव विस्तार है, इसको हमें बड़ा समझ कर लिखना है। यानी एक लाइन को भाव पल्लवन, जीवन में चरित्र का बहुत महत्व है। जीवन में चरित्र का बहुत महत्व है, इसीलिए चरित्र की सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई है। चरित्र के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन होता है। जिनका चरित्र श्रेष्ठ होता है व्यक्ति महान होते हैं। लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, किंतु चरित्र एक बार गिर जाने पर फिर नहीं उठता। इसीलिए माना गया है कि धन जाने पर कुछ नष्ट नहीं होता है, पर स्वास्थ्य जाने पर कुछ नष्ट होता है, किंतु चरित्र चले जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि चरित्र सबसे बड़ा धन है, जिसकी रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकों की दुकान पर क्या करना है, हमें इसका विज्ञापन बनाकर लिखना है। पुस्तक की दुकान का एक विज्ञापन, तो देखिए पुस्तक है यहाँ पे, ये एक विज्ञापन बना लिया है। विद्यार्थी पुरस्कार भंडार, वे माध्यमिक शिक्षा स्तर की सभी पुस्तकों की बिक्री का केंद्र है। समय लिख दिए हैं, ये इस टाइप से आप विज्ञापन को बनाते आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य को शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो यहाँ पे रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम, तो सबसे यदि लगाते हैं तो श्रेष्ठ ग्रंथ है, और यदि आप सबसे हटा दे तो श्रेष्ठतम ग्रंथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 टाइप का बन सकता है वाक्य, तो हमने एक ही वाक्य दिया है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें उलटफेर करना पड़ेगा शब्दों को। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये वाला हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पूर्णमासी का चांद होना यानी सीमित समय की खुशियाँ, कम समय में जो खुशियाँ आती है उसके लिए कहा गया कि पूर्णमासी का चांद। तो जैसे वाक्य में प्रयोग करना है हमें, जीवन में सुख के दिन पूर्णमासी के चांद के समान होते हैं, जो सदा एक से नहीं होते। हम इस टाइप से इसको
बता सकते हैं। फुलाना समाना, फुलाना समाना, फुलाना समाना, अत्यधिक खुश होना। वाक्य में जैसे हम प्रयोग करेंगे, बेटे की शानदार सफलता की खबर सुनकर माँ फुलाना समाई, माँ फुलाना समाई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 14 पे। कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है? तो पहला है ईंटों से, दूसरा है खरपी खीप की घास से। क्या पढ़ेंगे इसको? रखीप की घास से बने मोटे रस्सों से, लकड़ी के लंबे लट्ठों इत्यादि से की जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी चिनाई कैसे की जाती है, किन किन औजारों से या किस तरीके से की जाती है, तो ये बताया गया है। बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी? बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तातूस को, तातूस के कोलकाता में रहने वाले बंधु जो उनसे उम्र में 1 वर्ष क्या थे, बड़े थे, को लिखी। यह चिट्ठी बेबी हालदार ने तातूस के कहने पर बंधु द्वारा भेजी गई चिट्ठी के जवाब में लिखी। ठीक है बच्चों, क्यों लिखी तो, और किसे लिखी और क्यों लिखी? तो तातूस को लिखी, और क्यों लिखी तो उसको भेजी गई चिट्ठी है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब है पित पत्रकारिता किसे कहते हैं? पितृ पत्रकारिता, पित पत्रकारिता सनसनी फैलाने का काम करती है। पित पत्रकारिता क्या करती है? सनसनी फैलाने का काम करती है। यह पत्रकारिता अमेरिका में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई थी। कब आई थी? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई थी। समाचार पाठकों को आकर्षित करने की होड़ में पित पत्रकारिता के तहत समाचार पत्र अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पीत पत्रकारिता हो गई है। पीत पत्रकारिता मतलब जो सनसनी फैलाती है। ठीक है, यानी चारों ओर बिल्कुल गर्मा गर्म का माहौल रहता है, सनसनी फैलाने वाली। अब है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो डायरी लेखन की महत्वपूर्ण, डायरी हमारा नितांत अंतरंग साक्षात्कार और संवाद है। डायरी हमारा क्या है? साक्षात्कार और संवाद है। जो नेक्स्ट है, जो बात हमें किसी को सुना नहीं सकते, जो बात हम किसी को सुना नहीं सकते वह डायरी में लिखकर स्वयं को सुना देते हैं। जीवन के सुंदर पलों को दोबारा जीने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है? दोबारा जीने का अवसर मिलता है। स्वयं के साथ एक अच्छी मित्रता करने का सुंदर माध्यम है। यात्रा के मध्य लिखी गई डायरी में अनुभव को उचित प्रकार से दोबारा पाना संभव होता है। ठीक है बच्चों, ये डायरी है। डायरी जो हम प्रतिदिन के क्रियाकलाप को लिखते हैं, प्रतिदिन मतलब कुछ खास अनुभवों को लिखते हैं, साझा करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अब है मीराबाई और भवानी प्रसाद मिश्र के हमने जो दिए हैं क्या आपका परिचय, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में पॉइंट के अनुसार ही हमको आंसर देना होता है। 2 रचनाएं, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो अब हमने मीराबाई के परिचय हमने बहुत बड़ा दे दिया है। तो बड़ा देने का मतलब ही हमारा है कि इससे यदि जो क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन क्वेश्चन वाले, तो ये आपसे इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से थोड़ा ध्यानपूर्वक रीड कर लीजिएगा कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनके पितामह कौन थे। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इनका देख लीजिए। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं जैसे मीराबाई के जो रचनाएं हैं, नरसी जी को माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई का मल्हार,
गरबा गीत, ये हमारे जो है मीराबाई की रचनाएं हैं। भाव पक्ष लिख लीजिएगा, भाव पक्ष या कला पक्ष। ठीक है बच्चों, तो कला पक्ष पूछा है तो कला पक्ष में आपको भाषा, शैली और अलंकार में बताना पड़ेगा कि भाषा कैसी थी। भाषा उनकी राजस्थानी ब्रज थी और ब्रज भाषा में लिखती थी। भोजपुरी भी दिखाई देती इनकी भाषा में। मीरा की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा न रहकर जन भाषा रही है। शैली, उन्होंने मुक्ता शैली का प्रयोग किया है। अलंकार में इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, मीरा ने अपने साहित्य में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी जगमगाते हैं। अब है भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय भी दे दिया हमने, तो इसको बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है अब ये वाली स्टडी आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या कर लेंगे आप, ये भवानी प्रसाद मिश्र का के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, क्या कर लेंगे आप, भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में पढ़ लीजिएगा और इनकी खास चीज़ों को याद रख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दे दिया है हमने, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने हमारा वीडियो इतना देखा, सुना, समझा और इतना समय दिया, और बेटा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, इसी पैटर्न में आपका प्रश्न पत्र आएगा। अब इसका जो कुछ भाग रह गया है तो अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।